वो कहीं यार देखिए रिमोट रखा है यहाँ पे। हाँ जी बेटा, बात नहीं आ रही है बात। अब आ रही है। कम है पर है। चलो ठीक है। अरे होगा कोई ना कोई। हाँ जी इधर देखो भाई प्लीज ध्यान से। लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें बाइसेप्स करवा दिया था। आओ फटाफट से आगे करते हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को भी। हाँ। तेरा दोस्त है। हाँ जी इधर देखो भाई प्लीज फटाफट से। लास्ट क्लास के अंदर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। ठीक है। आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, मतलब कॉन्सेप्ट हो चुका है, क्वेश्चंस करवाने बचे हुए हैं। और आज की क्लास में मैं चालू करवा दूंगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। कौन? नमन? नमन चश्मे वाले की बात कर रहे हैं ना। एक ही पता है मुझे। एक नमन तो कर लेगा। पतला सा है। हाँ जी इधर देखो प्लीज। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब है,
उतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते, जो दूसरे वाला नमन है वो ठीक है। इधर देखिए सभी, यहाँ पे आपको सबको याद है ना टोटल एरिया, भाई प्लीज, ये टोटल एरिया किसके बराबर था? आधा एरिया किसके बराबर था? ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या यूज होती थी? जेड वैल्यू, याद है सभी को? कौन सा? किसमें पूछ रहा था? याद नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट? तो यहाँ पे दिखा दे क्या तो अब जरा देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या बताया था, इधर वाली जेड वैल्यू कैसी होती है? इधर वाली जेड वैल्यू कैसी होती है? ठीक है, ये सब आपको मैंने बताया था। नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होता है, उसका बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। यूनिक मोड होता है। x equal to mu has divided the normal curve into two parts which are equal in all respect। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नीचे लिखा हुआ है वैसे तो सिमेट्रिकल। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सिमेट्रिकल बोल, ठीक है ना? लिखा हुआ है सच कर्व इज नोन एज सिमेट्रिकल कर्व एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन जो दिख रही है म्यू पे, ये एक तरीके से मिरर है मान लो। तो आधा कर्व इधर है, और जैसे ही आप मिरर लगाओगे तो आधा कर्व उसमें दिखाई देगा, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यानी कि जिस तरीके का कर्व यहाँ पर है उस तरीके का कर्व यहाँ पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू म्यू। ये भी याद करो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होता था जब p और q बराबर होते थे। We next note that two tails of the normal curve extend indefinitely on both sides of the curve, but and both the left and right tail never touch the horizontal axis। क्या स्पेलिंग सिखाई थी? एसिम्पटोटिक। क्या बोलते थे इसको? एसिम्पटोटिक। टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व और फॉर एनी प्रोबेबिलिटी कर्व इज टेकन टू बी यूनिट। पता है सबको? वर्टिकल लाइन x इक्वल टू म्यू डिवाइड द कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इन्होंने हाल्स बोला है, याद रखना। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक 0.5, प्लस इन्फिनिटी से म्यू तक या म्यू से प्लस इन्फिनिटी तक 0.5। The normal distribution is known as biparametric distribution as it is characterized by two parameter। एक तो मीन पता होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर कौन सा क्वेश्चन करवाया था? फर्स्ट करवा दिया था और सेकंड करवा दिया। ठीक है। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन है थर्ड, इसका थर्ड पार्ट वैसे करने के लिए बोला था क्या? अब इधर देखो, हाँ इसमें तो तुम सीधे ही मनो करोगे। शुरुआत में जैसे कि मैंने बता दिया था भाई, आपको क्या करना पड़ेगा? कर्व बनाना पड़ेगा। ये लो, ये मैंने कर्व बनाया। 500 वर्कर का डेटा है, एवरेज वेज 500 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 48 है। तो यहाँ पे एक्स बार है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन है 48। आपसे मांगा जा रहा है कि कितने वर्कर ऐसे हैं जो 548 से 600 के बीच में कमाते हैं। बेटा सबको पता है 548 ये रहा, और सबको पता है 600 उससे भी आगे। हमें निकालना है ये वाला एरिया, बीच वाला। तरीका क्या है? आपको जब भी एरिया निकालना होगा, एरिया मतलब प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जब भी एरिया निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आपको एक लिमिट क्या लेनी पड़ेगी? अर्थमेटिक। यानी कि सबसे पहले तुम क्या करो, 500 से लेकर 600 तक का एरिया निकालो। यानी कि 500 से लेकर 600 के बीच में कितने परसेंट लोग रहते हैं, ठीक है, ये निकालो। हालांकि तुमने निकाला था जब मोर देन 600 निकाला था ना, मोर देन 600 कुछ ऐसे था।
ये एक्स बार है और 600 यहाँ पर है, तो मोर देन 600 तुम्हें ये वाला एरिया चाहिए था। तो याद होगा पहले हमने कौन से वाला एरिया निकाला था, ये वाला एरिया निकाला था। खैर कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लेते हैं। और मैं 600 तक का एरिया निकाल के बताता हूं कैसे निकालूंगा बेटा। सबसे पहले जेड वैल्यू निकालूंगा। फॉर्मूला याद होगा, एक्स की जगह पे 600, एक्स बार की जगह पे 500 डिवाइडेड बाय 48, जेड वैल्यू बोलो 2.08। अब ये जेड वैल्यू जो है इसका एरिया पता करना, और इसका एरिया जो है इसका जो एरिया है वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पता कर लेंगे। तो कितना आया बेटा, 2.08, 2.08, 08, 0.4812, नीचे वाली लाइन थी वो 0.4812। ठीक है भाई, तो आपका यहां पे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है 0.4812 आ गया 500 से 600 तक का, यानी कि ये येलो वाला एरिया है। अब एक काम करो, अब तुम निकालो 500 से 548 तक का एरिया। और यहाँ पे जैसा कि सबने बताई दिया सर, एक्स वैल्यू 548 है, एक्स बार 500 है, अपॉन में 48 है, और ये +1 है। पहले बताओ तुम लोग कनेक्टेड हो या ओवर द हेड वाले मामला है? ठीक है ना? उस बच्चे का समझ सकता हूँ जिसने क्लास अटेंड नहीं करी हो लास्ट। जबजीत, यू आर वन ऑफ देम। आपने ऑनलाइन भी नहीं थी थी क्लास अपडेटेड है लास्ट क्लास तक, प्लेलिस्ट में भेज दिए सुबह ही आपको। आप उससे कवर कर लीजिए। आसान चैप्टर है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं आता। ठीक है, तो मतलब और सही मायने में देखा जाए तो अगर पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे, कितने करके जाएं? मैक्सिमम 35-40 क्वेश्चन, 50 भी नहीं। आ रही है बात समझ में? तो 35-40 क्वेश्चन करने के बाद आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो वाकई में आसान ही कहा जाए। कहाँ कोई चैप्टर में ये भी कह सकता हूँ कि बेटा ये 150 क्वेश्चन कर लो। 150 इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसमें 150 ही करने पड़ेंगे। 150 से फिर तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम अब पेपर का क्वेश्चन क्या करोगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ 40 में पता है मुझे कि अगर 40-50 क्वेश्चन जितने भी हैं कर लिए, तो पेपर का क्वेश्चन क्या होगा, कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए ये आसान है। और एरिया जो है बाइनोमियल पाइथन, एक बात बताओ, तुमने करके देखे ना? अगर घर पे रिवाइज किए होंगे तो बिल्कुल मेमोराइज भी होंगे, कोई कहीं कोई खास दिक्कत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आएगा। एरिया जेड वैल्यू 1 का एरिया, बेटा ध्यान है तुम्हें, मैंने इसमें 3 एरिया याद करवाए थे। एक याद करवाया था, जेड वैल्यू अगर प्लस या -1 आ जाए तो एरिया क्या करवाया था याद? 3-4। यार तुम टाइम तो देते नहीं हो सब्जेक्ट को, और फिर एक्सपेक्ट ऐसा करते हो कि जैसे पता नहीं आर्यभट्ट बन जाओ। क्या कह रहा है, यही तो? नहीं, कोई बच्चा कह रहा था ना यही तो, 4987। ठीक है बेटा, ये 3 आपके बेसिकली एरिया थे। अगर हम बात करें एरिया की, तो यहाँ पे 3413 हुआ। सुनो, अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया होगा ये वाला। रिक्वायर्ड एरिया होगा ये वाला। और रिक्वायर्ड एरिया ये कैसे निकालोगे, ये सुन लो। आप क्या करना, रेड वाले एरिया, सॉरी, इसमें येलो वाले एरिया में से, यानी कि 4812 में से
माइनस कर दो पहले वाला एरिया 3413, बोलो कितना आया? 13.14 ही कर लो। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? 14%, इस कंपनी के 14% लोग किसके बीच में कमाते हैं? 548 से 600, ये मतलब। और इसने पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था हमसे क्या? नंबर ऑफ वर्कर। तो बेटा 500 का 14% तो आप भी निकाल सकते हो। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आप देख लो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ, फिर तो आ, आगे चाहे कोई भी लेवल आए, आपके जब डिफिकल्टी चीजें आएंगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? अगला देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ wages of a group of workers is known to be normal. The distribution of wages of group of worker is known to be normal with mean 500, standard deviation 100. ये x बार है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसमें कहता है 100 वर्कर ऐसे हैं जो 430 या उससे भी कम कमाते हैं। 430 यहां पर है, और ये वाला एरिया है जिसमें 430 से कम कमाने वाले लोग हैं। हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताओ। अभी तक देख लो उल्टा हो गया ना क्वेश्चन, कोई खास दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल। आपको पता है ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? एक्स वैल्यू 430, एक्स बार 500, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 100। यार माइनस का कितना आया? 0.7 का 2580। 2580, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2580 आ गया। तुम्हें पता है ये आधा एरिया किसके बराबर है? रिक्वायर्ड एरिया निकालता हूं। क्या वर्ड बोल रहा हूं? माइंड दैट, क्या वर्ड बोला है बेटा, प्लीज ध्यान दो। रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालूं तो 24.20% वर्कर्स ऐसे हैं जो 430 से कम कमाते हैं। डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे को बताने का तरीका डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो इससे वैसे बताने, लेट टोटल वर्कर ऑब्वियसली एक्स। डायरेक्ट तरीका ये था कि 430 को 24.20 से डिवाइड कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं। टोटल वर्कर एक्स, उसका निकालेंगे हम 24.20%। तो उससे वो वर्कर आ जाएंगे जो 430 से कम कमाते हैं, और वो क्वांटिटी में कितने हैं? 100। तो यहां पे आपका 100 डिवाइडेड बाय, हाँ, 100 वर्कर देना, राउंड ऑफ कर देना उसे। ठीक है, अगर डेसिमल में आया हो तो क्या कर देना? राउंड ऑफ। ठीक है।
देखो कौन सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल तो थी वहां पे। हाँ प्रोबेबिलिटी थी। इसमें एक जैसे क्वेश्चन होते थे वहां पे बहुत सारे। वहां के, वहां पे सिर्फ आसान से मुश्किल पे आते थे, या सिर्फ वहां के जो अच्छे क्वेश्चन है वही है। इधर देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। नहीं, मुश्किल मुश्किल वैसे नहीं है तो अब कितना पढ़ा है तू, ये इस पे डिपेंड करता है। पढ़ के आया होगा उसके लिए तो नॉर्मल होगा। अब तू बता, पहले तो सच ये बता कि कितना पढ़ा था। क्या पूरा बाइनोमियल नॉर्मल? तो मतलब बाइनोमियल और पाइसन। हाँ पढ़ के आया पिछली क्लास। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? बस खत्म बात। बेटा तू सुन, सुन, तुम ना वहां ज्यादा पढ़ते थे, तुम अब यहाँ नहीं पढ़ते, और इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब तू एक मीन का फॉर्मूला नहीं बता सकता, और तू सबसे बड़ी बात है देख, तुम वहीं पे तुम अपनी ये बात खत्म कर देते हो कि तुम किसी चीज को मुश्किल कह सको। यार तुम्हें एक मतलब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पी, ये नहीं बता पाया तू। बाइनोमियल पाइथन दोनों का ही फॉर्मूला एम, मीन का एम होता है, एन इंटू पी नहीं बता पाया। इससे पता चलता है तू कितनी देर दे रहा है इसे। वहां पे तू ट्वेल्थ में कितने घंटे पढ़ता था वो सच तुझे पता है। जितना इनपुट डालोगे वैसे ही तो आउटपुट आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, आपके एफर्ट्स अब वैसे नहीं है। और यहाँ पे 85% बच्चे जो फेल होते हैं ना, उसके पीछे का रीजन बस यही है। ट्वेल्थ में तो फिर भी उन्हें डर होता है, यहाँ पे वो डर थोड़ा सा पेरेंट्स वाला खत्म हो जाता है। ये देख लो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक फॉर्मूला है, देखने में बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा मुझे नहीं लगता पूरे कोर्स में इससे मुश्किल फॉर्मूला दिखने में कोई हो। लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा आइए डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। अभी पता है क्या होता है, सीए फाउंडेशन में जो बच्चा आता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मन करता है, उसका पढ़ना है, लेकिन वो उतना नहीं पढ़ना चाहता। कह रहा बस जो चाहिए तो ज्यादा टाइम, वो लिमिटेड सा पढ़ना चाह रहा है। कह रहा पढ़ना है मुझे। ये देखो है, भाई देख सुन, है कभी भी जो बिल्कुल खाली बैठ जाएगा तो भी फंसा हुआ ही महसूस करेगा, लाइफ ही ऐसी होती है। बिल्कुल खाली बैठ जाए तब भी कौन सा, या तो तुम अपने काम खुद सोचो खुद करो, नहीं तो कोई दूसरा तुमसे काम करवाएगा, ये याद रख लो। या तो तुम खुद डिसाइड करोगे, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे या कोई और बताएगा कि तुम्हें अब क्या करना है क्या नहीं करना है। खाली तुम बैठ नहीं पाओगे बस। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब मैं बताता हूँ यहाँ इसमें क्या करना है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन याद होना चाहिए, सीवी पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, जब पाइसन करवाया था तब भी बताया था। क्या फॉर्मूला होता है बोलना? स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन, ये होता है फॉर्मूला।
अच्छा, ये फॉर्मूला जो है तेरे को जो यहाँ दिख रहा है, ये मैं थोड़ा और ठीक लिख देता हूँ। 1 में स्टैंडर्ड एविएशन अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस, थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में 2 स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये भी गलत नहीं है और जो मैंने लिखा है वो भी गलत है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था म्यू का मतलब क्या होता है, मी नहीं होता, लेकिन ये उल्टा क्यों है बताया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा तुम इस पे ध्यान दो, उससे ज्यादा तुम इस बात पे ध्यान दो कि ये फॉर्मूला क्या लिखा होगा। ये देखो, यहाँ पे जहां एक्स बार है, यहाँ पे जहां एक्स बार है बेटा, देखना क्वेश्चन में क्या गिवन है, बस यहां से तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा मीन कितना है, 10। जहां पे ये स्टैंडर्ड एविएशन है वहां पे कितना दिखाई दे रहा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड एविएशन कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये करना है। अबे इससे बहुत मुश्किल होते हैं ट्वेल्थ में क्वेश्चन, अगर एक तरीके देखा जाए तुम लाइन से 10 10 15 15 क्वेश्चन करते हो, इसलिए फिर वो चीजें क्या हो जाती है, आसान। अब नहीं करते, टाइम ज्यादा होता है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे सही मायने में देखा जाए तो रिवीजन होनी चाहिए बस सीए फाउंडेशन में, लेकिन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपका यहाँ पे 40 आगे इतना सा करना था। अच्छा, कोई बच्चा बोले इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में लेकर आना, ये देख बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लेकर आता हूं। ये 32 को क्या लिख दूं, 2 × 4 का स्क्वायर लिख दूं, देखना बिल्कुल मैच हो रहा है हर चीज। स्टैंडर्ड एविएशन 4, वेरिएंस 4 का स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन 10, सब कुछ बस इतना सा करना था। दिखने में कितना मुश्किल फॉर्मूला है, लेकिन करने के नाम पे तुमने क्या करा, बस इतना सा काम, सिर्फ ये करा। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का है। अब जैसा स्कूल में था वैसा नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत साल उसकी प्रैक्टिस करी है, तो उसलिए वो चीजें आसान लगने लग जाती है। इसकी प्रैक्टिस अगर घर पे करोगे तो ये भी आसान लगेगी। टाइम दो सब्जेक्ट को, टाइम नहीं दोगे तो कैसे आउटपुट मिलेगा। हाँ, रिलेटिव मेजर परसेंटेज में नहीं होते थे, डिस्पर्जन पढ़ा है आपने, तो उससे देख लेना। ये देख अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग करना चलो, और मैं एक काम करता हूं, पहले कुछ शॉर्टकट सिखाता हूं। इसमें तुम एक काम करो, बस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। हाँ जी, तुम इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं तुम्हें, और मैं नीचे लिख रहा हूं ये फॉर्मूले। भाई मैं जो कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये। हाँ हाँ वही है, ये फॉर्मूले याद करने हैं बेटा आपको। बेटा क्या आया बताओगे, यहाँ पे मीन कितना आया, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। कौन कौन को, किस किस को स्टैंडर्ड डेविएशन समझ नहीं आया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो।
ये 72 को 36 into 2 लिख सकते हैं। 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने मीन बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। अच्छा, हालांकि क्वेश्चन ने तुमसे मांगा क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, Q1। ये फॉर्मूले आप लगा सकते हो। फटाफट फटाफट बताइए क्या आंसर है। इसके अलावा दो फॉर्मूले और। हम्म, हाँ जी बेटा, ये आ गया आपका आंसर। कितना आंसर है, 5.9। ये फॉर्मूले लिख लिए सबने। इस फॉर्मूले से अब क्या है, कोई एक पता चलना चाहिए, बाकी के दोनों अपने आप पता चल जाएंगे। और ये फॉर्मूले जो हैं, कौन सा, ये वाला। हाँ वो एक ही बात है ना, ये लिख लिया ये लिख, वो है एवरेज रिलेशन है, एवरेज रिलेशन है उसके बीच में, मीन मीडियन और मोड का। ये मीडियन है, ये Q1 है, ये Q3 है। तो ये बेसिकली एरिया के बेसिस पे ना, एरिया की जो जेड वैल्यू है वो है ये। लिख लिया सभी ने। क्वेश्चन के नीचे दिया जाएगा अगर वैल्यू दी जाएगी तो बस। अच्छा एक चीज और देखो, पहले ये वाले क्वेश्चन करोगे जरा एक बार, 18, 19, 21 और 22। 18, 19, 21 और 22 जो अभी फॉर्मूलाज वगैरह लिखवाए हैं उसी के बेसिस पे आपको ये कर। बेटा और ना हो रहे हो तो बता देना, टाइम वेस्ट नहीं करें। मैं लाइन से मैं भी कर सकता हूँ, या मैं ही करूँ क्या।
घर पे रिवाइज कर लेना। तुम करना चाहते हो या नहीं? भाई कोई तो जवाब दो, हाँ या ना। क्या कि ये बाकी सारे छोड़ के 19 करने बैठ गए? बता। ये देख, सब देख लेना भाई। 18, इफ टू क्वार्टाइल्स, इफ टू क्वार्टाइल्स, ये Q1 है और ये Q3 है, और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहे हैं। भाई मैं सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालूंगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो 25.4 माइनस का 14.6 अपॉन में 2, कितनी वैल्यू आई भाई? 5.4। ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझसे मांगा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा कि QD तो 2/3 ऑफ SD होता है। QD तो 2/3 ऑफ SD होता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि आपका यहाँ पे QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ SD, QD की वैल्यू यहाँ प्लेस करूंगा और उसका 3/2 करूंगा, तो ये आ जाएगा 8.1। याद रखना, ये जो शॉर्टकट सिखाए हैं, ये जो शॉर्टकट सिखाए हैं, ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं। मैं इन्हें नाम लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। क्या नाम दे देता हूं? अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। समझ गए? इन सब से आंसर कैसा आएगा? अप्रोक्सीमेटेड आएगा। भाई देख लीजिए मैंने क्या करा है, अगर कोई दिक्कत आई हो तो बता दीजिए। अगला, इफ द मीन डेविएशन, अब तुम देख लो कितने मुश्किल आ रहे हैं, पेपर में ही आएंगे ऐसे, पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। भाई खामा खाई खराब कर देते हैं लोग अपना कोर्स का ये लेवल जो है। और मैं तेरे को आज बताऊं, डायरेक्ट एंट्री वाले जो होते हैं, ठीक है ना, वो तो बहुत दिक्कत आती है, उन्हें पास ही नहीं हो पाते। या तो उन्होंने ग्रेजुएशन में बहुत टाइम अच्छा लगाया हो, ग्रेजुएशन में बड़ा अच्छा पढ़ा हो, सीधा सीए इंटर में जाने वाले जो लोग हैं उनको भी